बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको। आज सीधी बात बीनर सलीम के साथ में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सरप्राइजिंगली आज भी नेशनल असेंबली पहुंच गए। सरप्राइजिंगली उन्होंने आज भी बहुत ही धुआंधार तकरीर की, और इसलिए मैं ये सरप्राइजिंगली का एडजेक्टिव यूज कर रही हूँ बिकॉज कंसिडरिंग इमरान खान साहब एंड हिज पैटर्न इन माइंड, जब नेशनल असेंबली के अंदर अरकान की तादाद ज्यादा होती है तो वो आने से इज्तनाब ही करते हैं, लेकिन आज ऑपोजिशन के कम होने का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और जितने जवाबात वो पिछले दिनों में हुई ऑपोजिशन की तकारीर के देना चाह रहे थे वो आज उन्होंने मेजॉरिटी ऑपोजिशन की एब्सेंस में दिया। 2 साल हो गए हैं मोहतरम इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे हुए, लेकिन 2 साल एज ए प्राइम मिनिस्टर अपने इस पाकिस्तान में गुजारने के बावजूद, इस मनसब पर फाइज होने के बावजूद, वो आज भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई किस मुल्क में ऐसा होता है कि जो मुल्क का वजीर आजम है उसको तनख्वाह दुबई की किसी कंपनी से मिल रही हो। वो आज भी ये सवाल उठा रहे हैं कि किस मुल्क में ये होता है कि उसका वजीर दिफा मुल्क का वो बाहर किसी दुबई की कंपनी से तनख्वाह ले रहा हो। 2 साल वजारत उज़्मा पर गुजारने के बावजूद आज इमरान खान साहब के पास असेंबली में बैठे अपने अरकान के लिए, घर में बैठे अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब की मुबैना करप्शन और उनके इल्जामात के अलावा अवाम को बताने के लिए कुछ नहीं था। आज भी हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने अवाम को आसिफ अली जरदारी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की शुगर मिल्स और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के अलावा और कुछ नहीं बताया। यहां तक कि वो इतने तंग आ चुके हुए थे ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर के कि चाहते ना चाहते हुए फिर भी 6 बार ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिया, और 6 बार नाम लेने के बाद ख्वाजा आसिफ साहब को लिबरली करप्ट, जी हां बिल्कुल सही सुना, ये टर्म नवाज गए। यहां तक कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर से इतने नाला नजर आए, लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जितनी भी तकारीर माजी में हुई, अभी कल होने वाली तकरीर का भी जवाब अल्फाज में नहीं दिया, बल्कि उनकी नकल उतार कर, उनको मॉक करके, उनको कॉपी करके, उनका मजाक उड़ा के उनके लहजे का जवाब दिया गया। और जाते जाते मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये भी कह गए कि ऑपोजिशन तो -1 चाहती है, लेकिन ये सुन लीजिए, अगर -1 हो भी गया तो मेरे बाद जो लोग आएंगे वो भी आकर ऑपोजिशन को यानी आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। पैनलिस्ट आपके सामने रखूंगी। नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग डे। अगर मैं आज की बात करूं, वक्त इतना होता नहीं है शो में, वरना हम एक एक जुमले पर सीरीज ऑफ शो कर सकते हैं। आज जितनी बातें मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने की, वन ऑफ द मोस्ट करिज्मेटिक लीडर्स apparently Pakistan would have in recent times। मेरे साथ मौजूद हैं जी अताउल्लाह तारिर साहब, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन ऑफ द ऑपोजिशन लीडर्स इन सिंध असेंबली। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस शमीम नकवी साहब ज्वाइन करने के लिए। आजिज डामरा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड ऑफ कोर्स द फॉर्मर सेनेटर। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का ज्वाइन करने के लिए। इस दुआ के साथ हमेशा की तरह इस कोरोना, इस पेंडेमिक के अंदर मैं अपने शो का आगाज करती हूँ कि जितने पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया व्हाटएवर सोर्स, वो सेहतमंद रहें और ये शो भी अच्छे से गुजरे और उसके बाद वो कोरोना की वबा से महफूज भी रहे। एनीवेज जी, फिरदौस शमीम नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। अगर बात यहां तक पहुंच गई है कि नेशनल असेंबली में इमरान खान साहब को खड़े होकर के तब्दीली का कहना पड़ रहा है, वाज़े तौर पर यह कहना पड़ रहा है कि -1 की बात हो रही है, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि -1 की जो टर्म है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए कब आई? हाँ, ऑपोजिशन का तो काम है, ऑपोजिशन तो कहती है कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे, प्राइम मिनिस्टर को घर जाना चाहिए, लेकिन क्या बात यहां तक पहुंच चुकी है कि -1 का टर्म यूज किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए? इतनी खराब सूरत हाल होगी है सर? हाँ, मेरे ख्याल से आपके साथ कुछ जो भी ये कमेंट्री जो मैंने आपकी सुनी, आई वुडंट कंसिडर दैट अ वेरी फेयर कमेंट फ्रॉम एन एंकर। इससे के बाद सारी ये है कि जो आप बातें आपने कही, आप वो तो भूल गई कि वो जो शख्स हर जगह से जीता इलेक्शन उसको सिलेक्टेड कहते थे, तो आप खामोश हैं। जो शख्स रेजिग्नेशन मांग रहा था और जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, आप खामोश। आज जो जवाब उनको
ओके, आई एम रियली सॉरी फिरदौस साहब, आपके ऑडियो का इशू आ गया. आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें, बिकॉज आई थिंक सो कि फिर स्काइप में आपके कनेक्शन का इशू आ रहा है. इफ यू कैन हियर मी, आई विल कनेक्ट यू थ्रू द फोन. अता तारर साहब को मैं बीच में शामिल करती हूँ. अता, कैन यू हियर मी? पहले ये बताइए, मैं सवाल रख सकती हूँ आपके सामने? प्लीज जरा फिरदौस साहब को दोबारा मिलाइए. जी अता, कैन यू हियर मी? लाउड एंड क्लियर. ओके, मैं फिरदौस साहब को पूरा सुनना चाहती हूँ, लेकिन मीनवाइल हम उनको दोबारा कनेक्ट करते हैं. मुझे ये बता दीजिए, आज जिस तरह इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये क्लेम किया है, बहुत बड़ा इल्जाम आप पर लगाया, भाई आप में तो कोई शर्म हया ही नहीं है. कभी आप लिबरली करप्ट हो जाते हैं, कभी आप क्या कहते हैं कि वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, राइटिस्ट लेफ्टिस्ट की एक डिबेट हो जाती है. किसी भी हालत के अंदर द पॉइंट इज कि आप लोग को कोई शर्म हया है नहीं, ये उनका कहना है ऑपोजिशन को. बीने सलीम साहिबा, आपके शो का नाम है सीधी बात बीने सलीम के साथ. तो मैं आज सीधी बात करूंगा और दो टोक बात करूंगा, एंड आई वोंट बीट अराउंड द बुश. बात ये है कि जब टाइटैनिक डूब रही थी ना, तो टाइटैनिक का जो कप्तान था उसने एक चेयर निकलवाई और एक ड्राइंग रूम में रखवाई और अपने इर्द गिर्द वायलिन वालों को जो है उसे उन्होंने कहा जी वायलिन बजाओ. घुटनों तक उसके पानी था और उसे पता था ये पानी घुटनों से सर की तरफ जा रहा है और मैं इसमें डूब जाऊंगा, ये कश्ती भी डूब जाएगी और मैं इसमें गर्क हो जाऊंगा. मगर उसने अपनी एक फ्रेम ऑफ माइंड को, एक सैनिटी को मेंटेन करने के लिए उसने वो वायलिन वाले अपने इर्द गिर्द रखे कि सिचुएशन नॉर्मल रहे. बात ये है, इत्तेहादी आपके नाराज हैं, हमने नाराज नहीं किए. काफ लीग ने शाइया नून लीग के कहने पे नहीं दिया, आपके शाइये में शिरकत से इनकार हमारे कहने पे नहीं किया. बीएनपी मैंगल के आपसे अपने गिले हैं, आप आदम बेजार शख्सियत के मालिक हैं, आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट पुअर करते हैं, आपके नंबर्स पूरे हैं नहीं. कल आपके 12 मेंबर गैर हाजिर थे, तो ये -1 तो आपने खुद क्रिएट किया अपने लिए. इसमें ऑपोजिशन का मुतालबा जरूर है कि आप घर जाएं, आपने मुल्क को तबाह किया है, बट ये तो हालात आपके अपने क्रिएट करना है. और ये जो अफवाहें हैं ये तूल तब पकड़ती हैं जब शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो अपने आप को एज ए कैंडिडेट प्रेजेंट कर रहे हैं. ये अफवाहें तब तूल पकड़ती हैं जब फवाद चौधरी साहब 2 लोगों को बकायदा अक्यूज करते हैं कैबिनेट मीटिंग में, फैसल वाडा साहब उसमें शरीक होते हैं लड़ाई के अंदर. तो ये असद उमर साहब को हमने तो नहीं कहा कि अपने आप को कैंडिडेट पुट फोर्थ करें फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप. नंबर 1 ये इसको हम क्लियर कर लें कि ये कोई ऑपोजिशन की तरफ से नहीं था, ये -1 आपका खुद क्रिएट करदा जिन है जो बोतल से बाहर आ चुका है और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा. अच्छा अता साहब, मुझे फिरदौस शमीम नकवी साहब ने ज्वाइन कर लिया है, वो भी आपको सुन रहे हैं. आप एक चीज और क्लियर कर लें इससे पहले कि आप आगे बढ़ें. मैं आपको ये बड़ी क्लियरली बता दूं कि आप मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है. उन्होंने कहा है कि वो चले भी गए ना, -1 अगर हो भी गया, अव्वल तो हो नहीं रहा, लेकिन अगर हो भी गया तो जो आने वाले वो आपको नहीं छोड़ेंगे. तो अता साहब, आई एम श्योर कि आप किसी किस्म की कोई खुशफहमी नहीं पाल रहे हैं. नहीं, वो तो देखे ना, बात ये है कि एनआरओ, मैं उसी तरफ आ रहा था कि अगले इश्यूज क्या है. हमारा तो ख्याल था कोई इकोनॉमी को रिवाइव करने का प्लान देंगे, पीआईए इन्होंने बंद करवा दिया, यूरोपियन यूनियन ने हमारा वो सस्पेंड कर दिया फ्लाइट ऑपरेशंस, बाकी भी चीजें आहिस्ता आहिस्ता ये बंद करवा रहे हैं. तो बात ये है कि ये ना इकोनॉमी की रिवाइवल की बात की, ना इन्होंने बात की कि जिस मुल्क में ज़राअत के शोबे में हम क्या करेंगे, ना बात की कि इस मुल्क में इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस तरह बढ़ाएंगे, ना बात की कि जीडीपी किस तरह बढ़ाएंगे. बात की एनआरओ की, और वो बनती थी, वो बिल्कुल बनती थी, क्योंकि एक तो नैब न्याजी गठजोड़ की जो हम बात करते हैं, थैंक यू इमरान खान साहब, आज आपने तस्लीम कर लिया कि सारे केसेस आपके बनाए हुए हैं और ये आप ही हैं जिनकी ईमा पे ये टाइट किया जा रहा है ऑपोजिशन के मेंबर्स को. ख्वाजा आसिफ साहब पे तलवार लटक रही है, उनको कॉल ऑफ नोटिस है जुम्मे का. शहबाज शरीफ साहब पे तलवार लटक रही है, और ये आपकी ही निजी महफिलों में जिसमें आप गालम गलौज करते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं, चीजें फेंकते हैं, ये वहां से ही बातें बाहर निकलती हैं. और आप असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस आपने आके इस बात को तस्लीम किया कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा. इससे पहले वॉशिंगटन में आप ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए कि शाहिद खाकान ने कहा था मुझे पकड़ लो, तो मैंने पकड़ लिया. अब जो बात आप कर रही थी, एनआरओ दिया है जहांगीर खान तरीन को 100 अरब की चीनी चोरी, 56 करोड़ की सब्सिडी के बावजूद शहाना प्रोटोकॉल दे के बाहर रवाना कर दिया गया. कोई एफआईआर नहीं, कोई पर्चा नहीं, कोई केस नहीं, कोई नैब का कॉल ऑफ नोटिस नहीं. सलूट सर करके हो जाएगा ना अता साहब, आपकी फरमाइश पर तो नहीं होगा, हो जाएगा, थोड़ा हौसला तो रखें. आमिर कियानी ने दवाइयों का गबन किया, करोड़ों रुपए का गबन किया दवाइयों का, कोई कार्रवाई नहीं हुई. खुसरो बख्तियार साहब को प्रमोशन दे दी गई. आप जितने चोर डाकू जो आप कहते हैं आपके मेयार के मुताबिक, वो सारे आपकी कैबिनेट में बैठे हैं और आपने सबको एनआरओ दिया है. पेट्रोल की नेगोशिएशंस में बीनी साहिबा आज मैं ये डिमांड रखना चाहता हूं
کہ پیٹرول سپلائی کرنے والی کمپنی سے کس حکومتی عہدیدار نے نیگوشیٹ کیا؟ اچھا یہ پیٹرول کی ایک اس نے منٹ میں بات کرتی ہوں، کتنا ایک منٹ عطا صاحب، ایک منٹ پیٹرول کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں پہلے ذرا فردوس شمیم نقوی صاحب کا پورا ایک ذرا موقف سن لوں، بیکاز میں ہمیشہ آپ کو پتا ہے گورنمنٹ سے شروع کرنا چاہتی ہوں. ان کا ذرا کیس بلٹ اپ ہو جاتا تو باقی اپوزیشن جتنی چاہے مرضی بات کرتی. میں پیٹرول والے مدعے پر واپس آؤں گی بیکاز آئی ہیو اے سیپریٹ تھنگ ٹو سے آن دس. یکم آ رہی ہے اور نارملی جو پرائسز یکم کو بڑھنی چاہیے تھی وہ پہلے بڑھی ہیں، بیکاز انفارچونیٹلی میرے پاس اچھی خبر نہیں آپ کو دینے کے لیے، یکم کو اور بہت سی چیزوں کی پرائسز بڑھ جائیں گی. آپ کو یہ یکم تاریخ کو پتا چلے گا، اسی لیے پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ یکم سے پہلے بڑھائیں گے. فردوس شمیم نقوی صاحب السلام علیکم. آئی ایم شیور سر آپ نے ان کی پوری گفتگو سنی ہوگی پی ایم ایل این کی، پیپلز پارٹی کی طرف میں آپ کی اوپینین لینے کے بعد جاؤں گی. سر میرا سوال ابھی بھی آپ کے لیے وہیں پر ہے کہ اگر نوبت -1 تک پہنچ گئی ہے اور عمران خان صاحب کو فلور آف دا ہاؤس آ کر کے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے تو سر یہ تو کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. میرے خیال سے پتہ نہیں آج آپ کہاں سے کس سائڈ آف دا بیڈ پہ اٹھتی ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی جو بات کہی جا رہی ہے. بات کی جا رہی ہے خواہشات کی، بات کی جا رہی ہے کہ کسی کی خواہش ہے کہ -1 والی بات ہو جائے. ارے بھائی میں کہہ رہے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں یا پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ یہی چاہتی ہے. ہمارا اینٹی کرپشن پلیٹ فارم ہے، ہم اس میں نہیں چھوڑیں گے ان لوگوں کو. ہمارا یہ ہے کہ کچھ بھی کرتے رہے نہیں چھوڑیں گے. آپ بھی کتنا شور مچا لیں، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ آور ایجنڈا بیکاز ہم اسی پہ لیں. ٹھیک ہے جی. سو لیٹ نو باڈی بی ان اینی ڈاؤٹ کہ عمران خان کے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر کہ پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی اس کے اوپر. اور یہ جو خواب دیکھتے ہیں نا دن میں، یہ ہمیشہ کل بجٹ سے پہلے تو بجٹ پاس کر کے دکھا دو، یہ کر کے دکھا دو. پچھلی دفعہ 29 ووٹ سے پاس ہوا تھا، اب کے 41 ووٹ کا ڈفرنس. اب وہ مریم اورنگزیب شروع ہو گئی جی he has failed to prove his majority سے کہ وہ نہیں ملے. کر لو، لے آؤ نوٹس، لے آؤ عدم اعتماد کا. یہ تو فیس ہی نہیں کر سکتے الیکشن میں. اگر ہم اتنے ویک ہیں تو آئے نا لائے. میں انہوں نے موومنٹ چلانے کی کوشش کی مولانا فضل الرحمان کے تھرو، اس میں منہ کی کھائی. کس چیز میں بتاؤں کہ کہاں کہاں ان لوگوں نے منہ کی کھائی ہے. بات یہ ہے کہ اگر نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے تو جاؤ پروف کرو کورٹ کے اندر. اول تو ہے نہیں. اگر ہمارا گٹھ جوڑ ہوتا تو ہم 2 سال نہیں لگتے، ہم پہلے 6 مہینے میں ان سب کو سزا دیتے. اس لیے کہ جس بری طرح سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے اس کی ثبوت اس ملک کی بدحالی بتاتی. ہمیں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس ملک کی بدحالی جو آج ایگزسٹ کرتی ہے 70 سال کے بعد، جب سے اس کے ساتھ کے آزاد ہوئے ملک ملیشیا کو دیکھ لیجیے، بنگلہ دیش کو دیکھ لیجیے. ہم تو 2 سال سے حکومت میں آئے اور وہ بھی کس حال میں حکومت کی تھی کہ دیوالیے پہ پہنچے ہوئے تھے. ڈو یو ایور ریئلائز کہ ڈیفالٹ پہ ہوتا کیا ہے؟ ڈو یو ایور کسی نے سوچا ہے کہ ڈیفالٹ، اگر کوئی ملک ڈیفالٹ پہ چلا جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میں تو حیران ہوں آپ سب کی سوچ سمجھ کے اوپر. ایک شخص نے، ایک حکومت نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا. جب ڈیفالٹ پہ جاتا ہے تو ملک وہ ٹارگیٹ سے چیز نہیں کر سکتا. اس ملک کا سلوشن وائڈننگ دا ٹیکس بیس ہے اور اس کے لیے ہم نے بہت اگریسو ٹارگیٹ دیا. وی ڈڈ ناٹ ریچ وہاں تک جدھر تک ہم نے پلان کیا تھا، بٹ بفور کووڈ 17.7% گروتھ تھی. اور اس دفعہ بھی یہ پوچھتے ہیں، طارق صاحب ہر پروگرام میں آ کے شروع ہو جاتے ہیں اپنی پیشن گوئیوں کے ساتھ، لے کے بیٹھے ہیں اپنی پیشن گوئیاں. ہلا سکتے ہیں تو ہلا کے دکھائیں. اوپن چیلنج کر رہا ہوں، اگر ہے دم ہم تو اترو میدان میں. وہ بلاول بھٹو صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہر تیسرے مہینے کو مارچ شروع کرتے تھے. جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، جس الیکشن میں ان کو میجورٹی سندھ میں ملی وہ تو ہوئے الیکٹڈ. جو شخص 5 جگہ سے الیکٹڈ وہ ہو سلیکٹڈ. کیا لاجک ہے؟ 12 سال سے حکومت کرتے ہوئے ذرا دیکھیں تو کراچی کا حال کیا کیا ہوا ہے، پورے سندھ کا کیا حال کیا ہوا ہے. یہ لوگ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہیز گون ڈاؤن ان سندھ. کراچی گندا شہر ہے، کراچی میں بسیں نہیں ہیں، پورے سندھ میں غربت بڑھ چکی ہے، اسٹنٹنگ بڑھی ہوئی ہے، تھر پارک میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. 17 لاکھ کے صوبے کے ایک ڈسٹرکٹ کو سنبھال نہیں سکتے. کرپشن کا بازار گرم ہے کہ ایک کمپنی کو 3400 سے زیادہ وہ دیے گئے آر او پلانٹ، جس میں سے 2450 آر ناٹ ورکنگ. پاک اویسس سندھ بینک سے فنڈنگ کی گئی ہے
खट्टा शुगर मिल की, उसके अंदर एक ईंट नहीं लगी, 100 करोड़ रुपए बाद। अब ये देखिए फिरदौस साहब, आपको सुन के ना मुझे मजा आ रहा है, सीरियसली। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे सवाल ही ना करूँ, आप बोलते जाएं और फिर ऑपोजिशन से मैं जवाब ले लूँ। आप सुनते रहिए, मैं बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सुनूंगी, बस लेकिन एक चीज सर, तबाही मच गई, जरा बताएं तो। बिल्कुल, लेकिन फिरदौस साहब ये सारी बातें, वो 18 अमेंडमेंट नहीं आता एग्रीकल्चर, ठीक है फिरदौस साहब, लेकिन ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस क्यों नहीं बोली? उनको सिर्फ बिलावल साहब के जवाब में नहीं सर, पर नकल उतारने की क्या जरूरत थी? अब आप देखें, आप इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं इश्यूज क्या हैं। यू आर द गट्स बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। वो जब चाहेंगे वो बोलेंगे जो उनका दिल चाहेगा। ऑलराइट, वो आप एंकर्स की ख्वाहिशात कोई पूरी करेंगे। ठीक है, 3 महीने से बाकायदा बोले जा रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब, जवाब देना था, दिया उन्हीं ने जब उनका मूड आए। ऑलराइट, आजिज जामा साहब, ओके, ठीक है, देते हैं कोरोना के ऊपर। फिरदौस साहब मेरे साथ बने रहिए। नाउ लेट्स लिसन टू द ऑपोजिशन। सारे पैकेजेस पेश किए, इकोनॉमी की रिवाइवल की बात की, कोरोना के ऊपर टॉक टू द नेशन में किया है। ये तो वो है कि अगर स्पीकर बुलाए कोरोना के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस, प्राइम मिनिस्टर बात करके चले जाए, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे। इनसे शैडो बजट नहीं पेश हुआ के जाता, इनको बजट के हर चीज पे एतराज है। भाई शैडो बजट पेश करते थे, पिछले साल कर देते, पिछले साल भूल गए, इस साल कर देते। तुम्हारे पास तो बहुत सारे वजीर आजम माजी के बैठे हुए, फाइनेंस सही बात है। चलें फिरदौस साहब जरा बने रहिए, मैं जवाब ले लूं। आपने आईना भी दिखा दिया, मनाजरे का चैलेंज भी कर दिया। अता साहब, चैलेंज का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन मैं पहले जरा पीपल्स पार्टी को शामिल कर लूं, आप दोनों की अगर इजाजत है। आजिज डामरा साहब, भाई एक वो चार्जशीट थी जो अली जैदी साहब ने आज नेशनल असेंबली के अंदर हम सबको बताई, कंसिडरिंग उजैर बलोच साहब, कंसिडरिंग फरियाल तालपुर साहब के, उनके साहिबा के साथ उनके क्या राब्ते थे, आसिफ अली जरदारी साहब के उनके साथ क्या राब्ते थे, सईद गनी साहब के जो भाई हैं वो मनशियात का काम करते, फॉर गॉड से कितने संगीन इल्जामात। और कुछ चार्जशीट फिरदौस शमीम नकवी साहब ने अभी इस शो के अंदर आपके बारे में बता दी। और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई प्राइम मिनिस्टर नकल क्यों उतार रहे थे, ये सारी बातें नेशनल असेंबली में करते, तो फिरदौस साहब ने इसका जवाब दिया, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो जरूरी समझेंगे, जब उनकी मर्जी होगी तो वो ये बातें करेंगे। द फॉरम इज फॉर यू। जी आजिज डामरा साहब, इन एलिगेशंस के जवाब दीजिए, बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। देखें बिनिश, पहली बात तो मैं इन नालायक और करप्ट पीटीआई के हुक्मरान और उनकी जो चार्जशीट है, मैं उस पर क्या कमेंट करूं। ये वो चार्जशीट है जो माजी से ये अपोजिशन में होते थे तब से लगाते हुए आए हैं। आज ये भूल रहे हैं कि ये नालायक और नाकाम हुक्मरान जो है ये हुकूमत में है, इसलिए इमरान खान और उनके सारे हमनवा अब कौम को ये जवाब दें कि पेट्रोल महंगा क्यों हुआ जब सस्ता हुआ, और फिर 4 महीने जो ओगरा की समरी मूव करने के बगैर आपने जिस माफिया को फैसिलिटेटर किया, आज ये हुकूमत फैसिलिटेटर है। आज ये जो इमरान खान का काम है ये सिर्फ अपोजिशन की नकलें उतारने के लिए है, मगर बिनिश इस मुल्क के अंदर अपोजिशन और हुकूमत के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट एक थर्ड पार्टी है, स्टेक होल्डर है, जिसका नाम है अवाम। ये अवाम के इशू पे बात करें। ये नकलें बहुत उतार चुके आप, कंटेनर से लेके उतार चुके, और अभी जो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बातें की ये सारी माजी की बातें हैं। अब हम अपोजिशन में हैं, आपके कराची के अराकीन के साथ आपके हल्के के अवाम क्या रवैया रखते हैं, जरा उस पे आ जाएं। ये आईना दिखा रहे हैं आपको, और आपके ये कैमरामैन बिनिश चले जाएं पेट्रोल पंपों पे, क्या हालत कर दी है इन्होंने अवाम को। 2.25 साल के अंदर ये एक चीज बता दें, हाँ एक चीज में ये कमी आई है कि ये अनापरस्त हुक्मरान, और एक शख्स इस मुल्क में अनापरस्त था, उसका नाम था इमरान खान, और उन्होंने मजबूरन इस बजट में जो प्रेशर डेवलप किया अपोजिशन ने, वो आसमान से जमीन पे आ गए। उन्होंने एक डिनर दिया, अपने अराकीन को मिन्नतें की, और उसके बावजूद भी 10 से 12 अराकीन के कम वोट पड़े इनको। आज भी इनके इत्यादी इनसे नाराज हैं। अच्छा एक मिनट आजिज भाई एक मिनट, नहीं जो डिनर की आप बात कर रहे हैं, जो इशाइये की बात कर रहे हैं, हम भी इतने सालों से काम कर रहे हैं, आप इतने सालों से पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। सर इशाइया तो हर साल होता है, और यही तो तरीका होता है अपने लोगों को एक अंदर अम्ब्रेला में लाने का। पिछले साल इमरान खान साहब ने नहीं किया क्योंकि खान साहब एक ऑस्टेरिटी ड्राइव पर थे, वरना उसके अलावा ये इशाइया तो नॉर्म का हिस्सा है। आप इसको ये कैटेगराइज नहीं कर सकते कि खान साहब ने इस वजह से किया। जी फिनिश में वो बात ही नहीं कर रहा हूं कि क्यों किया, मैं तो कह रहा था कि लास्ट ईयर भी करना चाहिए था, मगर ये शख्स जो अना के आसमान पे बैठा हुआ था
वो नीचे जमीन पे उतर आया, ये पोजीशन की वजह से। और आपको मालूम है कि यहाँ पर तो बड़ी जबरदस्त तकरीर की है जज्बाती फिरदौस शमीम नकवी साहब पे। मैं इसको क्या बोलूं कि आपने कराची के अवाम के लिए कौन से प्रोजेक्ट दिए हैं। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो तकरीर थी ना, बिनिश, यहाँ से अंदाजा लगाएं कि इस हुकूमत की परेशानी का आलम क्या था। उन्होंने जो कल तकरीर की थी बिलावल साहब पे, और वो शाबाशी दे रहे थे अपने ही वुज़रा पे, मैं उन पे कोई कमेंट नहीं करता। मैं तो कहता हूं अपने जो अराकीन जो टॉक शो और फ्लोर ऑफ द हाउस आपके ऊपर तनकीद करते हैं, जरा उनको संभालें। और बिलावल साहब पे जो इनका गुस्सा था कल शाह जी का, वो तो चलो समझ में आता है। बिलावल साहब का एक बड़ा कसूर किया था बिलावल साहब ने, उसकी उनको सजा देनी थी कि उन्होंने एक बयान दिया था कि शाह महमूद कुरैशी किस तरह अपने ही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, तो वो पर्दा चाक कर दिया, तो उनके ऊपर तो गुस्सा बनता था उनका। मगर हुकूमत की परफॉर्मेंस किधर है? आप एनआरओ नहीं दे अपोजिशन को। मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं फिरदौस शमीम साहब, आप कह दें अपने प्राइम मिनिस्टर को कि आप एनआरओ अपोजिशन को नहीं दें, मगर आपने जो एनआरओ अपने लोगों को दिया हुआ है, कौम को उनका जवाब दें कि आपने एक कमीशन बनाई, खुद ने कमीशन बनाई, और उसमें जो डिक्लेयर हुआ एक साहब, उनको बड़ा जबरदस्त काम किया कि लंदन के हवालात में भेज दिया उसको, कि उनको वहां गिरफ्तार करवा दिया। खुसरो बख्तियार का नाम आया, उसको इतनी बड़ी सजा दी कि एक वजारत से हटा के बड़ी अहम वजारत दे दी। क्यानी जो दवाइयों की कीमतों में मुलविस थे, उनको तो इतनी बड़ी सजा दी कि पार्टी का बड़ा ओहदा दे दिया। और बिल्ली को दूध के ऊपर रखवाली दे दी कि जो शख्स इस पेट्रोलियम कंपनी का कारोबार करता है उसको फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने जो टीका लगाया है कौम को, ये चाहे और आवाज का सामना करें। यही पे जरा फुल स्टॉप लगाइए और बाकी पैनलिस्ट को सुनिए। अता तारर साहब हो आपकी पार्टी को, बिलावल साहब ने नहीं, एक मिनट जी अगर आपने एक शो में रखना है पीटीआई वर्सेस ऑपोजिशन, तो जब एक बोले तो उसके बाद मुझे चांस दीजिए, मैं उनको जवाब दे दूंगा, फिर तारा साहब बोल रहे। चलिए आज ओके गाइस, एक मिनट, हैंग ऑन गाइस, रिलैक्स गाइस, आपको भी इनको अपनी फरमाइश करने दे। नहीं ठीक है फिरदौस साहब, आज मैं टॉक शो आपकी फरमाइश पे कर देती हूँ सर। मैं आज शो आपकी फरमाइश पे इसलिए कर लेती हूँ कि आप सेटिस्फाई फिर कर जाइएगा इस शो के बाद अपनी ऑपोजिशन को। ले लीजिए अता साहब, बड़ी माजरत के साथ 1 मिनट आप फिरदौस साहब को दे दीजिए, मैं आपको पूरा आपका टाइम कर दूंगी। लेकिन फिरदौस साहब आपने तसल्ली करा के उठना है फिर ऑपोजिशन की। ये वो शख्स कह रहे हैं जिनकी पार्टी के अंदर जब तक कोई बिला वजह भुट्टो नहीं बनता, ये ऐसी जमहूरी पार्टी है। पहली दूसरी बात यह है कि उस पार्टी का ये कौन से आइन के तहत कह रहे हैं, कानून के तहत कह रहे हैं कि एक शख्स के ऊपर चार्ज लगे, चार्ज अभी प्रूफ नहीं है, उसको हम हवालात में बंद कर दें। भाई नैब केस उठा के बंद कर दें। आ गई बिल्ली थैले से बाहर, बड़ी आ गई बिल्ली थैले। बारी आजिज भाई कंट्रोल फिरदौस साहब को सुनिए। It's just a talk show, guys. Relax. उनको सुनिए and enjoy it. इस तरह दूसरी तरफ बिला वजह भुट्टा होना जरूरी है, उसके बगैर नहीं बनते, उसके बगैर बन ही नहीं सकता। आपके यहाँ कोई है पार्टी तो नींदें उड़ रही हैं, उड़ती रहेंगी नाम पे, नींदें उड़ती रहेंगी आपकी। भाई दामदा साहब क्यों घबरा रहे हो? आराम घबराए तो आप हुए कि अवाम को जवाब देने के बजाय आप टॉक शो होस्ट कर रहे हैं। आप टॉक शो होस्ट कर रहे हैं, यही काम बचेगा आपका, बाकी और काम नहीं कर सकते आप। अच्छा भाई, जो मैं काम करना चाहूँ मैं करूंगा, जो काम आपको करना है आप कीजिए। इससे आप मुझे कौन हुए डिक्टेटर करते? मैं एक आजाद मुल्क का आजाद शहरी हूँ, मैं कोई जरदारी का गुलाम नहीं कि मैं उनके पैर काटता हूँ। ये कौम आपके न्याजी की भी गुलाम नहीं है। All right, enough of the cross talk, guys. गुलाम नहीं है। Okay, guys, enough of the cross talk. मैं और अता तारर बिल्कुल लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। I have to go to PMLN, guys. Please allow me to do that. आजिज भाई नहीं है, न्याजी के गुलाम आप होंगे, न्याजी के गुलाम आप होंगे, ये कौम नहीं होगी। अगर मुझे मौका दीजिएगा जी, मैं खामोशी से सुन रहा था, मैं चाहूंगा कि अब जी अता साहब आप असेंबली से भाग क्यों जाते हैं भाई? मनाजरे का चैलेंज आपने दिया, फिर आप असेंबली से वॉकआउट कर गए, उसका फायदा इमरान खान साहब ने उठा लिया। वहीं होते वहीं बैठ करके जवाब दे देते। बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में बात करना आसान है, मगर जिस तरह से मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया, और उन लोगों को आप शहीद कहते हैं जिन्होंने उनको शहीद किया,
تو وہ اکراس دا بورڈ ان کی ایک رسپیکٹ ہے, پوری دنیا میں ایک رسپیکٹ ہے, اور ہماری آپس میں رائیولریز بھی رہی ہیں, ہماری آپس میں بڑی ایک انتقام کی سیاست بھی رہی ہے 90 کی دہائی میں, مگر ہم نے رواداری سیکھی ہے, وفاداری سیکھی ہے, اور کسی نے اس ملک کے لیے خون دیا ہو اس کے بیٹے کا اس طرح مذاق اڑانا میں سمجھتا ہوں ویسے ہی زیب نہیں دیتا, پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتا. کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہیں کہ پہلے محمود خان اچکزئی کی نقل اتاری, دوپٹہ پہن کے چڑھ گئے کنٹینر کے اوپر, اور اس کے بعد آج ان کی نقل اتار رہے تھے. تو قاسم اور سلیمان کو بھی لے آئے. پاکستان میں دیکھتا ہوں وہ کس طرح اردو بولتے ہیں, میں ان کا لہجہ بھی دیکھنا چاہوں گا. جو میاں والی کے ہائی اسکول میں زیر تعلیم ہیں ان کو لے آئیں, آپ بات کر لیتے ہیں, آمنے سامنے بٹھا لیں, دیکھتے ہیں کون بہتر اردو بولتا ہے. تو یہ کوئی بات نہیں کرنے کی نا, ورنہ میرے پاس 100 باتیں کرنے کو. اب آ جائیں ان کی اصل نریٹو کی طرف. اکانومی کے اوپر 5.3 جی ڈی پی, 4% انفلیشن. آپ جہاں بیٹھنا چاہتے ہیں میرے ساتھ, انڈسٹریل گروتھ, لارج سکیل مینوفیکچرنگ, زراعت کا شعبہ ہو, کوئی بھی شعبہ ہو, آپ دنیا کے جس فورم پہ میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, آپ ہماری اکنامک ٹیم کے ساتھ نہ بیٹھیں, میں اتنا ویل ورس نہیں ہوں, مگر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے پورا مناظرہ کرنے کو تیار ہوں. اور آپ لوگوں نے جو 12,000 ارب کا قرضہ لیا ہے بغیر ایک اینٹ لگائے, یہ مت بھولیے کہ آپ کا وزیر اعظم جن کمروں میں بیٹھ کے میٹنگز کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو بجلی لگائی گئی ہے وہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی لگائی ہوئی بجلی ہے. ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی اس ملک کے اندر لگائی ہے. 2013 سے پہلے جو 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی اس میں کے پی کے صوبے اور آپ کی 7 سال کی ناکام حکومت نے کیا کنٹریبیوشن کی ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے, اور یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. آج آپ ٹریول کیجئے لاہور سے سکھر تک, آپ کو پتہ لگے موٹر ویز بھی بنی ہیں. آپ آج جائیے پی کے ایل آئی میں, طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ میں, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں, آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ 12,000 ارب کہاں لگا ہے, 10,000 ارب کہاں لگا ہے. اور آپ کا 12,000 ارب جو آپ نے صرف چوری چکاری میں لگایا ہے, پیٹرول چوری کیا, آٹا چوری کیا, چینی چوری کی, دوائیاں چوری کی, کینسر کے مریضوں کی یہ انکوائری کروا لیں. نوارٹس ایک کمپنی ہے, وہ 91% پیمنٹ کرتی تھی اور باقی 9% پیمنٹ کرتی تھی پنجاب حکومت, اور کینسر کے مریضوں کو مفت دوائیاں ملتی تھی, وہ بند کر دی ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے ان سے ملک تو سنورنا نہیں. انہوں نے آج تہیہ کر لیا ہے کہ اینٹی کرپشن کا نریٹو ہم آئے تھے, یہ ہمارا ایجنڈا نہیں تھا اکانومی. پی آئی اے بیٹھتا ہے بیٹھ جائے, باقی ادارے بند ہوتے ہیں ہو جائیں, اکانومی جو ہے وہ تباہ ہوتی ہے ہو جائے. ہمارا ایجنڈا تھا اینٹی کرپشن. اب اینٹی کرپشن کا معاملہ یہ ہے کہ اینٹی اس میں سے ہٹ گیا ہے اور کرپشن رہ گیا ہے. آپ کے جتنے سپانسر تھے, جتنے دوست کابینہ میں شامل ہیں, زلفی بخاری کی کیا کوالیفیکیشن ہے, وہ آپ کے وزیر اعظم کو پارٹی کراتا تھا لندن کے اندر. آپ کے باقی چیکو صاحب کی کیا کنٹریبیوشن ہے, آپ کے باقی جو دوست کابینہ میں بٹھائے ہیں, انیل مسرت سے لے کے جو باقی لوگ آ کے یہاں پہ میٹنگز کرتے ہیں اور آپ ان کو ٹھیکیداروں سے ملواتے ہیں, ان کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں, ان کو کس زمرے میں آپ نے اجازت دی ہے کرپشن کرنے کی. ہمارے پہ الزام آج بھی اساسوں کا ہے, میں آپ کو بتا دوں, اور وہ ہم کورٹ میں پروف کریں گے. اور بھائی جان ہمارے پہ کون سی کرپشن ثابت ہوئی ہے؟ آپ نے تو جہانگیر بھائی کے لیے اتنے پیار بھرے الفاظ ادا کیے, میں آپ میرے سامنے ہوتے تو میں آپ کا ماتھا چوم لیتا, مگر آپ انفارچونیٹلی میرے سامنے نہیں ہیں. جہانگیر خان ترین پہ ہائے الزام ثابت نہیں ہوا, ماں صدقے. تو جو شہباز شریف صاحب پہ 3 کیس چل رہے ہیں, ان پہ کون سا الزام ثابت ہو گیا ہے؟ وہ کون سا کوئی کرپشن ثابت ہو گئی ہے؟ تو یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں چلے گا. اور یہ کھسیانی بلی جو کھمبا نوچ رہی ہے, وہ کھمبا بھی فرضی ہے. تو بلی تو کھسیانی تھی ہی تھی, مگر وہ کھمبا ہے ہی نہیں جس کو وہ نوچنا چاہ رہی ہے. تو جہانگیر ترین کو واپس لائیے, انہیں کا انویسٹیگیشن فیس کریں اور اپنے لوگوں کو وزارتوں سے ہٹائیں. ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اس پریٹیکسٹ پہ کہ یہ اگر انہیں گرفتار نہ کیا تو یہ شواہد مٹا دیں گے. تو جو وزیر بیٹھے ہیں وہ چوری بھی کر رہے ہیں, وہ آٹا بھی غائب کر رہے ہیں, وہ چینی بھی غائب کر رہے ہیں, وہ دوائیاں بھی غائب کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ لوگوں نے 100 ارب کا صرف چینی کا ڈاکہ مارا ہے, کیونکہ وہ آپ کے وزیر اعظم کو جہازوں پہ سیر کراتا تھا. اس نے بریف کیس کے ذریعے پنجاب حکومت بنا کے دی, اس نے دھرنوں کو فنڈ کیا, تو وہ آج لندن بیٹھا ہے. اور باقی جو آپ کے لوگ ہیں, خسرو بختیار کو کیوں نہیں کٹہرے میں لے کے آتے, کرائیں ریزائن. مگر آپ لوگ مجبور ہیں. مگر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں بینی صاحبہ, آج بات تنخواہوں پہ آ گئی. پہلے کہتے تھے اربوں کی کرپشن, کروڑوں کی کرپشن, آج انہوں نے کہا یہ تنخواہ لیتے تھے. او بھائی, آپ نے یہ کہا کہ میرا تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا, 4.5 کروڑ روپے کا زمان پارک کا گھر آپ نے اپنی ریٹرنز میں فائل کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو عشائیہ دیتے ہیں ذاتی جیب سے, وہ تو آپ کے پھٹے ہوئے, وہ جو کوٹ کے اندر جو پیوند لگے ہیں اور آپ کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, کچن کا خرچہ چلتا نہیں ہے. اور آپ یونیورسٹی والے وزیر اعظم ہاؤس میں جاتے ہیں, عوام بے وقوف نہیں ہے,
وہ آپ کا شہانہ پروٹوکول 25 گاڑیوں پہ آج آپ پارلیمنٹ ہاؤس آئے, میں اسلام آباد میں موجود تھا, آپ کے ساتھ جو گاڑیاں چلتی ہیں, جو آپ کے ساتھ پورا کیولکیڈ چلتا ہے, جو آپ 55 روپے والے ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے ہیں, یونیورسٹی والے وزیر اعظم ہاؤس کی دعوتیں اڑاتے ہیں, تو یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کس طرح اس ملک کو لوٹا ہے. اور 7 سال کی LPG کے اوپر بھی 4 روپے مہنگی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اس پیٹرول کے بعد LPG بم بھی گرایا جا رہا ہے, اور پیٹرول کی جو بھی قلت ہوئی ہے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, کمیٹی بن چکی ہے. یہ تازہ ترین تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. فردوس شمیم نقوی صاحب کو میں بڑی بے قرار ہوں دوبارہ سننے کے لیے, پر مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا اپوزیشن لیڈر جو سندھ کے ہیں اور اس وقت حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کی ہم بات سنیں گے, اور باقی جو دوسری اپوزیشنز ہیں دونوں وہ تو ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری آنریبل جی فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, عطاء اللہ تارڑ صاحب PMLN سے, اینڈ عاجز جامرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آج کی سیدھی بات زون میں میرے روبرو ہیں. فردوس صاحب آئی ایم شور کہ آپ ان کو جواب دینا چاہتے ہوں گے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ساتھ میں ملا لیجئے, بیکاز پھر آپ ساروں کو کلیکٹیولی جواب دے دیجئے گا. سوال یہ ہے کہ علی خان صاحب جو ہیں, علی محمد خان صاحب, وہ آج کہہ رہے تھے کہ مائنس کی باتیں کرنے والوں یہ سن لو کہ اگر عمران خان کے ساتھ مائنس ہوئے تو ان کے ساتھ جمہوریت بھی مائنس ہو جائے گی. اب فردوس بھائی اصل میں سین پتہ کیا ہے, یہ ساری باتیں اور اس قسم کے تانے آپ اپوزیشن کو مارا کرتے تھے کہ بھائی احتساب کی بات کرتے ہیں تو ان کی جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے. تو مائنس عمران خان ہونے سے, -1 ہونے سے عمران خان صاحب اور آپ کی جمہوریت خطرے میں کیسے آئے گی, یہ تو بتا دیجئے. اور دوسرا یہ جو PIA والا معاملہ ہے, ایک آپ کی جو پریس کانفرنس ہے آپ کے وزیر کی, وہ بھاری پڑ گئی ہے. یورپی یونین نے آلموسٹ آپ کے جو آپریشن جو ہے وہ معطل کر دیا ہے فار ایٹ لیسٹ 6 months سر, اور یہ انیشیل آپ کی جو ہے یہ آپریشن معطلی ہے, پتہ نہیں کتنی دیر یہ چلے گی مزید. اور میں آج 3 لوگوں سے مقابلہ کر رہا ہوں, مجھے بالکل اعتراض ہے. میں ایک شعر سے شروع کر دیتا ہوں, باتیں ہماری یاد رہیں, پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا, جب بات کسی کو کرتے سنیے گا تو دیر تلک تک سنیے گا. پہلے تو ساری پلیٹیں چلی گئیں لندن اور چمچے چھوڑ کے یہاں سے. کون سی پلیٹ بیٹھی ہوئی ہے لندن میں؟ شہباز شریف صاحب کے خاندان وہیں بیٹھا ہوا, نواز شریف صاحب کے سمدھی وہیں بیٹھے ہوئے, مفرور ہیں. خود ضمانت کا دے کے روز ہر 15 منٹ پر پلیٹلیٹ کاؤنٹ آ رہی تھی. اب مہینے گزر گئے, پھر کوئی سننے کو نہیں ملتا. یہ پہلی دفعہ نہیں, ہم نے کوئی خط لکھ کے نہیں دیا سعودی عربیہ کو یا نہیں مشرف کو, اور 10 سال کے لیے فرار مفرور وہاں جا کے بیٹھے, اور وہاں جو ہے دبئی کی ملوں کے بارے میں کیا کیا باتیں کی. 3 دفعہ قوم کے سامنے آئے, قوم سے خطاب کیا نیشنل اسمبلی کے طور, اور جب کورٹ میں گئے تو کیا پیش کیا؟ کتریخہ. یہ تو ان کے سچ بولنے کا عالم ہے ان کے لیڈروں کا, کہ ان کی صفائی میں ایسے لوگ سارا جیسے لوگ آئے, ان کو کیا سچ بولنا آئے گا. ہم اگر پائلٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے جھوٹ بات نہیں کی, ہم نے سچ بات کی. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. شاید انہوں نے یہ کبھی سنا نہیں ہے. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ان کے لیے, وہ بھی موجود نہیں. باقی جو چیزیں میں نے تو کہا نا, شیڈو بجٹ پیش کرتے تھے کہ ایک دیوالیہ ملک چھوڑ کے جب جاتا ہے اس کے بعد بجٹ کیسا بنتا ہے, وہ بتاتے کہ جب آپ کو $10 بلین کا پیمنٹ کرنا ہو اور $3 بلین خزانے میں ہو تو کس طرح ہوتا ہے, اور IMF سے نیگوشیٹ کس طرح یہ کرتے, کیوں جانا پڑتا ہے IMF کے پروگرام سے ایک دفعہ نکل کے, کیوں ایسے حالات میں چھوڑ کے کہتے کہ دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑا. ساری دنیا ہر ایک کہہ رہا تھا, تو یہ ہم نہیں کہہ رہے. اور جو بات ہے پرفارمنس کی, تو عزیز عامرہ صاحب اس وقت مجھے بولنے دے رہے تھے, CIT یہ نہیں آنے دیتے. علی زیدی صاحب کورٹ میں گئے, کورٹ سے بھی اب سپریم کورٹ گئے, کیا بات چھپا رہے ہو بھائی, سچ بولو, آنے دو. ہم نے اتنی ہمت تو ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ یہ شوگر کی کچھ نہیں ہونا, یہ جہانگیر ترین کو بچانے کے لیے صرف ایک کمیشن قائم کر دیا ہے, پھر وہ انکوائری رپورٹ نہیں آئی تھی. اب وہ انکوائری رپورٹ کے بعد ہم نے تینوں, صرف جو اگر شوگر رپورٹ کسی نے پڑھی ہے وہ اشخاص کا نہیں ہے, صرف وہ اداروں کے اوپر تنقید ہے. AICCP نے اپنا کردار نہیں ادا کیا, وہ تنقید ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان پہ, وہ تنقید ہے فیڈرل بیورو آف ریونیو پہ,
वो तनकीद है उन हुकूमतों ने जिन्होंने 9 बिलियन रुपए तो टैक्स वसूल किए लेकिन 29 बिलियन की सब्सिडी दी। और अभी इसमें सिंध का शामिल नहीं है जहाँ शुगर का बादशाह बैठा हुआ है, नाम रखता है शुगर मिले किसी और के नाम पे, ओमनी ग्रुप। कितनी शुगर मिले बिटवीन ओमनी ग्रुप एंड जरदारी, दलजीत दामड़ा साहब से पूछते कितनी है। सिंध के अंदर 38 शुगर मिले हैं और जितनी शुगर मिले 2006 के बाद से बिकी है, चाहे वो कोर्ट के ऑर्डर से बिकी हो, चाहे वो प्राइवेट सेल हो, वो बाई कोर्ट सेल थी, वो या ओमनी ग्रुप को गई है या जरदारी ग्रुप को गई है। ये बात करते वो 30 शुगर मिलकर दे ना जवाब कि किस तरह 100 करोड़ रुपए का कर्जा सिंध में क्यों डूब गया आज कि $10 बिलियन 10 बिलियन और देने पड़े खजाने से। क्या है कि लोकल के प्रोग्राम पे इन्हें कितना खर्च कर रहे, कहते वफाक कुछ नहीं कर रहा। पिछले साल पूरे मुल्क के अंदर हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर आया 4.5%, वरना 2.5। वो दूसरे साथ बैठे हुए ये पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी 25 बिलियन पे एक्सपोर्ट, ठीक है। 25 बिलियन से 25 बिलियन से घटा दी उन्होंने, बढ़ाई 5 साल में एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ाई। क्यों? इसके इनके अकाउंट का कमीशन। चले फिरदौस साहब जरा मुझे इजाजत दें, मैं जरा आजिज भाई से उन शुगर मिल्स का पूछ लूं ना। अभी आपने बताया तो है 38 शुगर मिल्स, मैं जरा पूछ तो लूं। वो क्या फायदा, वो ऐसा करनी अब आप मुकम्मल कर दीजिए। मुझे करें जी जी कर ले मुकम्मल कर लें सर। इंजीनियर इकोनॉमी के साथ कंज्यूमर इंडस्ट्री नहीं लगाई। ये पावर का जिक्र करते हैं, पावर पावर प्लांट लगा दिए ट्रांसमिशन लाइन तक। हुआ क्या कि कैपेसिटी पेमेंट हम इसकी करनी पड़ रही है, तो हम पावर ले भी नहीं सक रहे, इस्तेमाल नहीं कर सक रहे, हमें उसकी करनी पड़ी। कोयला कहाँ से आता है? इनको है पाकिस्तान से मियां मोहम्मद मंशा एंड कंपनी जो इनके सरमाया जो इनके एटीएम है, उनको इतनी तरह के वो दिन में नहीं लगा सकते थे पावर प्लांट। चले फिरदौस साहब मुझे पूछने भी तो देना, मैंने आपसे जवाब पूछा था, आपने तो उल्टे इतने ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए। थोड़ा टाइम दें, पीपल्स पार्टी से उसका जवाब तो ले लूं मैं। आजिज भाई यहाँ से शुरू करें, आजिज भाई यहाँ से इसका जवाब शुरू करें कि भाई सईद गनी साहब के जो भाई हैं वो मनशियात फरोशों के सहूलतकार हैं। सर इसका जवाब देना पड़ेगा। और ये जो 38 शुगर मिले गिनवाई है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, जरा इसका भी बता दीजिए। तीन लोग बात करते हैं मेरे। देखिए बिनिश पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इन बेचारों के ऊपर इतना रहम आता है। ये जो फिरदौस शमीम जैसे बेचारे टॉक शो के अंदर आने वाली पीटीआई के ऊपर इतना रहम आता है। देखें आज मैं इन सब सवालों के जवाब देता हूं, मगर ये जो 38 शुगर मिलों का इन्होंने फिगर बताया है, ये साबित कर दें इनकी आधी शुगर मिलें कि ये जरदारी साहब की हैं, उनमें से बाकी आधी बची तो मैं जरदारी साहब को मिन्नत करके इनके हवाले कर देगा। दूसरी बात कि ओमनी ग्रुप पहले कंपनी में मौजूद थी। और दूसरी बात फिरदौस शमीम साहब, आप बड़े सचगो आदमी हैं और आपका एक फेवरेट इशू होता था जब PMLN की भी हुकूमत होती थी या हमारी सूबाई हुकूमत के ऊपर ये जो ऑडिट रिपोर्ट आती थी उसके ऊपर आप बड़े फेवरेट टॉक शोज करते थे। आज की ऑडिट रिपोर्टर ऑडिटर जनरल क्या कह रहे हैं, आपकी हुकूमत के जो 2 साल हैं उनके बारे में जो फरमाते हैं, क्या अच्छा लगेगा कि आप कहें कि जी हमारे दौर के अंदर भी करप्शन हो रही है। और दूसरी बात बिनिश में एक बात तो मानता हूं, नहीं फिरदौस साहब जो सही बात होगी मैं मानूंगा। देखें मैं इमरान खान को इस मुल्क का वजीर आजम मानता हूं, वो एक वजीर आजम है जिसको आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, मेरा लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मानता है। चलो अभी तो खुश है ना फिरदौस साहब कि हमें हमारे अंदर इतनी तो जरूरत है। अच्छा दूसरी बात, नहीं मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो सुन लें। तो वो प्राइम मिनिस्टर तो है। बिनिश में आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ये अपील करता हूं, देखिए इंसान है कभी कभी अंडर प्रेशर आ जाता है हालात की वजह से। अब जो कैफियत है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, इनके इंट्रा गवर्नमेंट, इंट्रा पार्टी, इंट्रा कैबिनेट जो वजीरों और काबीना के लोगों के झगड़ों की वजह से कि आज वो नकल उतारने पे आ गए हैं, तो इसलिए मैं मशवरा दूंगा कि वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी ज़हनी जरा चकास कराई जाए किसी अच्छे मेडिकल के प्रोफेसर से, क्योंकि बिल्कुल बोर्ड बनना चाहिए। मेरा धामरा साहब से मेडिकल बोर्ड बनिए साइकियाट्रिक एनालिसिस के लिए। बिल्कुल जो कौमी असेंबली में उन्होंने एटीट्यूड दिखाया है, ये 5 जमात में पढ़ने वाले बच्चे भी शायद अब ऐसा नहीं करते जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। अबे यार आप जवाब दो कि आप माफिया के अंदर जो फैसिलिटेटर बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, चीनी माफिया की जख्म कौम भूली नहीं। अभी आपने पेट्रोल का जो खुदकश हमला कर दिया इस कौम के ऊपर, ये जवाब दें आप।
बाकी हमारे ऊपर सवाल तो कंटेनर से लेके नेट से लेके टॉक शो के अंदर आप पहले भी करते थे, अभी भी आप करते हैं। फिर आजिज भाई मैं आपको एक जरा फैक्ट चेक दे दूं सर। आप सब लोग अपना अपना कथारसिस करते हैं, सवाल आप सबसे कुछ भी पूछ लो, जवाब आप लोगों ने वही देना है जो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपकी सिर्फ एक फैक्ट चेक कर दूं, आपके लिए भी, अता साहब के लिए भी। जी जी आजिज भाई सुन लें, तोशा खाना रेफरेंस, आजिज भाई सुन लें। साबित करते हैं जरदारी साहब की। अच्छा आ गया सर आपका पॉइंट। मेरा प्लीज एक छोटी सी चीज, अता आपके लिए भी यही सवाल है, लेकिन मैं आजिज भाई से पहले स्टार्ट करूंगी। तोशा खाना रेफरेंस है, आप जानते होंगे उसके बारे में। एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। और अता साहब आपके लिए, आप भी जरा फैक्ट चेक के सुन लीजिए। अदम पेशी पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हो गया है। जिस वजीर आजम का आप दोनों बैठ के कह रहे हैं ना कि वजीर आजम को मेडिकल हेल्प की जरूरत है, उनकी कैफियत चेक करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप लोग कुछ भी कह लें, बजट भी पास हुआ, वजीर आजम पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर कामयाब से कामयाब तर होते जा रहे हैं। वो आप लोगों की किसी तकरीर को अपने सर पे सवार नहीं कर रहे, बल्कि 2 साल पूरे हो चुके हैं और आप लोग 2 साल तक यही पीटते रह गए, ये हुकूमत आज जा रही है, ये हुकूमत कल जा रही है। आजिज भाई आप जवाब दीजिए, फिर अता भाई के पास जाऊंगी। मैं आती हूँ अता आपके पास। जी जी आप ये कैसे कह रही हैं कि वो आपकी तकरीरों पे सर पे नहीं लेते, या प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो नकलें उतारते हैं? बाकी इससे क्या और क्या सबूत है आपको कि उसकी ज़हनियत पे अक्कासी क्या करती है, या उसकी ज़हनियत पे हमारा प्रेशर है या नहीं है? तो ये क्या जवाब है? वो तो उन्होंने खुद दे दिया, अपने एटीट्यूड से दे दिया कि वो नकलें उतारने पे मजबूर हो गए हैं। आगे चल के 3 साल हो रहे हैं, अल्लाह माफ करे। इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी ज़हनियत की एक तिबी चकास जो है वो होनी चाहिए। बाकी जहां तक आपने बात की, मेरे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक इल्जाम था परवेज अशरफ के ऊपर, क्या राजा परवेज अशरफ साहब के ऊपर, जी रेंटेड प्रोजेक्ट्स का क्या जवाब आया? बाइज्जत बरी हुए सर अभी तक तो फिर जाहिर है पीटीआई साबित करे हमारे ऊपर सारी चोरियां। नहीं तो सर वो तो नून लीग के टाइम पर बना था, वो तो नून लीग के टाइम पर बना था, इसीलिए तो बिलावल ने नून लीग से भी कहा, बड़े दिल पे हाथ रखे कि वेरी सॉरी टू से, माजरत के साथ नून लीग को माफी मांगनी चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ये बात क्यों कहते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस कि मैं अगर इनको एनआरओ दे दूं या मुझसे ये एनआरओ मांगते हैं? भाई आपने केस ही नहीं किया तो एनआरओ आपसे क्यों मांगेंगे? सही बात है, बिल्कुल बना रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ये। आपने तो एनआरओ दे दिया, जहांगीर तरीन को बाहर भेज दिया, आपने तो क्यानी को एनआरओ दे दिया, आपने तो खुसरो को एनआरओ दे दिया, आपने तो नदीम बाबर को एनआरओ दे दिया। आपको कौन कोई परवाह ही नहीं है? आपसे तो अता तारर साहब, नवाज शरीफ साहब के लिए एक और बुरी खबर है भाई, इश्तिहारी उनको करार देने की कार्रवाई का आगाज हो चुका है। दिस इज नॉट गुड न्यूज सर, दिस इज नॉट गुड न्यूज। एक तो कोई प्लेटों को और पता नहीं किस चीज का जिक्र किया, फिर दौद साहब उम्र में बड़े हैं, मेरी शराफत और मेरी तरबियत कतन इजाजत नहीं देती कि मैं वही अल्फाज इनके बारे में इस्तेमाल करूं, मगर गुरेज करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। ये सियासत है, कोई जानी दुश्मनी तो है नहीं किसी के साथ कि आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। मेरा एहतजाज आप रिकॉर्ड कर लीजिए, वरना बातें तो हमें भी बड़ी आती हैं, हम कर सकते हैं, मगर मैं रिफ्रेन करूंगा। नंबर 1। नंबर 2 देखिए, अगर वो क्या था, सॉरी जी, जो आप पहले गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैंने आपके बारे में कोई बात नहीं की, मैंने जहांगीर खान तरीन साहब के बारे में जरूर की है, उन पे इल्जामात हैं, मगर आप अगर जी, मैं कतन आपकी जात पे नहीं गया, और ना मैंने आपकी जात के हवाले से कोई बात की, ना मैं इस बात का रवादार हूँ, ना मैं बात करता, ना मैं बात सुनता हूँ। काइंडली जरा मुझे अब कंप्लीट करने देना, मैंने आपकी बारी में नहीं टोका आपको, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं बड़ा लिहाज कर रहा हूँ, मुझे काइंडली मुझे बोलने दें। बीनी साहिबा देखिए तोशा खाने की जहां तक बात है, अगर अरबों रुपए की करप्शन में निकले कामा, उसके बाद एक ऑर्डर आए एहतसाब कोर्ट का, और वो भी जज अरशद मलिक की वीडियो के बाद आपको पता है इसका क्या हाल हुआ, और एक केस में सजा मुअत्तल हो जाए, तो ये बड़े सवालात उठते हैं अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम पे। नंबर 1। नंबर 2, जिस हिसाब से मोहतरम फिरदौस शमीम नकवी साहब यहाँ फरमा रहे थे, मुझे तो लगता है कि बीआरटी पेशावर भी ये कल को कहेंगे ये नून लीग का प्रोजेक्ट था, ये हमने नहीं बनाई, ये नून लीग ने खड्डे खोदे हैं पेशावर के अंदर, और फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में भी कहेंगे कि ये नवाज शरीफ साहब के अकाउंट्स हैं और शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट्स हैं। इमरान खान साहब ने तो कभी दरखास्त ही नहीं दी, उन्होंने तो नहीं कहा कि इसको सीक्रेसी में रखा जाए, या अखिलेश बाबर की दरखास्त झूठी है, या इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है, तो खुद स्टे ऑर्डर पे हर चीज रखने वाली हुकूमत झूठे फैक्ट्स एंड फिगर्स, पूरा 1 साल जीडीपी पे झूठ बोला। जीडीपी 1.9 थी, ये कहते रहे 3% थी, फरवरी में वो -4 पे आई। भाई हमारी 5.3 थी, पूरी दुनिया मानती है, वर्ल्ड बैंक के फिगर उठा लें, IMF के फिगर उठा लें, एक बंदा था जो सच कहता था, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। वो कहता था कि मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, मैं मार लूंगा अपने आप को। अभी तक उसने वादा पूरा नहीं किया, अल्लाह ताला जिंदगी दे, मैं तो नहीं ये कहता, मगर वो खुद ये बात किया करते थे कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, डूब के मर जाऊंगा।
All right, I have to wrap up, guys. It was a very interesting show, but the debate is never ending. मेरे ख्याल से ये चलती रहेगी इंशाल्लाह ताला, सब कुछ ठीक रहा तो tomorrow same time same channel में आप लोगों से मुलाकात करूंगी. आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. आज के लिए तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया. आपसे कल मिलते हैं.